में शेयर करते हैं, तो वैसे वैसे आपको उसमें उनको सभी हम एक पोर्टफोलियो कंप्लीट मिक्स करके देंगे। इसमें क्या होगा, आपको बड़ा पॉलिसी मिलेगा जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करोगे। और आपका जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है वो भी आज जाने वाला है। तो आज आप जो बोल रहे थे कि लॉन्ग टर्म ही क्यों चाहिए, दूसरा लोग बोल रहे थे कि एल आई सी ही क्यों, तीसरा चीज़ है कि क्यों हम इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें हम एक शॉर्ट में आज डिस्कस करेंगे। और जब भी आप प्रेजेंटेशन दोगे तो उसके पहले आप क्लाइंट के साथ में अगर ये बात करते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छा पॉलिसी मिलेगा, बड़ा पॉलिसी मिलेगा, और कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा ज़रूर। ओके, तो हम शुरुआत कर दे प्रेजेंटेशन को। एक बार मुझे लाइक कर दीजिए, आपको मेरा वॉइस और ये दोनों दिख रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, ग्रेट। तो फ्रेंड, मैं डायरेक्ट प्रेजेंटेशन के ऊपर आ जाता हूँ। ओके, नेक्स्ट, जैसे मैं ना, कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं। देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या, लोगों का मानना ऐसा होता है कि कुछ एडवाइजर भी सोचते हैं कि ये बड़े लोगों के लिए, कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टर भी सोचते हैं, छोटे मोटे हमारे जैसे मिडिल क्लास या लोअर क्लास भी सोचते हैं कि ये कुछ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इसके लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। दूसरा है रिच, या ये सिर्फ एच एन आई लोगों के लिए ही है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े लोगों के लिए या बहुत एच एन आई हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के लिए, ऐसा भी नहीं है। तीसरा, जैसे मैंने बोला कि टू अर्ली टू प्लान। कुछ लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग ये बहुत जल्दी हो रहा है, हम बाद में भी करेंगे, 40 साल के बाद करेंगे, 50 50 के बाद में करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपका बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ होगा। तो जब भी आप क्लाइंट के सामने कोई लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ इट्स अबाउट टैक्स प्लानिंग है, ये सिर्फ टैक्स प्लानिंग के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग है, ऐसा भी कुछ नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग नॉट ओनली फॉर टैक्स, इट इज़ फॉर एंटायर, जो पूरा सेविंग होता है उसके लिए होता है। इट इज़ वन टाइम प्लानिंग है, ये एक वन टाइम प्लानिंग है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। ऐसा भी नहीं है। एवरी 2 to 3 ईयर्स आप आपका फाइनेंशियल प्लानिंग पोर्टफोलियो या ओवरऑल इसके बारे में चेक करना चाहिए, उसको रेगुलर चेक करना चाहिए। जैसे हमारे एवरी 3 साल 5 साल में एक हेल्थ चेकअप करते हैं कि हमारा डायबिटीज़ बीपी है या हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर है। तो जैसे हम चेक करते हैं तो उस हिसाब से आप पोर्टफोलियो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको रेगुलर उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, उस हिसाब से लोग पोर्टफोलियो बढ़ाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है इसके ऊपर, डज नॉट नीड टू प्रोफेशनल एडवाइजर या एडवाइस। तो कुछ लोगों का या मानना होता है कि नहीं, इसके लिए हमें एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं, हम यूट्यूब पे देख के हो जाएगा, या हम खुद के खुद स्टडी करेंगे और हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आज आप बहुत सारा फ्री में ज्ञान बढ़ रहा है आपको, आज हेल्थ रिलेटेड, आप ये खाओ वो खाओ ऐसा मत करो, स्टिल डॉक्टर की ज़रूरत है। आप लॉ, आज कोई भी लॉ उठा लीजिए, आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा कि ये लॉ ऐसा काम करता है, इससे ये सॉल्यूशन होता है। स्टिल पीपल आर गोइंग टू लॉयर, टिल उनको एक्सपर्ट की ज़रूरत है। वैसे ही कितना भी ज्ञान आपको यूट्यूब या गूगल पे मिल जाए, स्टिल एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से अगर कोई प्लानिंग करता है तो उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा, उसको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, जो कि वो डायरेक्ट किधर भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो फ्रेंड्स, सर, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपका रोल बनता है कि हम एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करके दें हमारे क्लाइंट्स का, जिसमें आपको एक अच्छा आपका भी फायदा उसमें हो और क्लाइंट को भी ज़रूर उसमें बेनिफिट मिले। तो प्रेजेंटेशन, जब भी मैं हमारा प्रेजेंटेशन होता है, आप थोड़ा दोनों चीज़ों से देखा करो, बोथ एंगल। एक पहला प्रेजेंटेशन आप देखा करो कि एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा बार आप उसको अगर जब देखो, रिकॉर्डिंग आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको जब भी इसको सोचोगे तो आप एज अ एजेंट या एज अ एडवाइजर भी सोचिए। ओके, तो दोनों तरीके से आप अगर कोई प्लान को आप डिस्कस ये सोच के उसके ऊपर स्टडी करते हो तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियरिटी आएगा और हम अच्छा सोल्यूशन दे पाएंगे। देखिए, जब भी कभी भी कस्टमर से उनको आपको बताना है तो उनको ये 5 सूत्र आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग की बार जरूर बताइए, कि एक 5 बेसिक सूत्र है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करोगे उनको इसके बारे में ज़रूर बताइए। पहला सूत्र उनको बोलिए कि सर, जनरली क्या होता है ना, लोग कमाते हैं, लोग इनकम कमाते हैं, बिजनेस से है, प्रोफेशनल से है, या जॉब से है। लोग पैसा कमाते हैं, फिर उसको खर्चा करते हैं, और बचता है तो जाके सेविंग करते हैं। ओके,
पहले लोग क्या करते हैं, कमाते हैं उसमें से खर्चा कर देते हैं, और अगर कुछ बचता है तो जाके वो फिर सेविंग करते हैं। तो ये रॉन्ग कैलकुलेशन है, रॉन्ग फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूला है कि जब भी आप इनकम कमाते हो उसमें से सबसे पहले सेविंग आप बाजू में स्टार्ट करना चालू कर दो, उसमें सेविंग। आज ही मैं एक एक्टर का एक वीडियो देख रहा था, वो बोलता था कि मैं अगर 100 रुपया कमा रहा हूँ तो कम से कम 40 रुपया 60 रुपया मैं बचत करने पे डाल देता हूँ। पहले ही बचत में 60 रुपीज़ बचत का सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में मैं वे ऑफ कर देता हूँ, और बचा वो सिर्फ 40% पे मेरा घर खर्चा चलाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें भी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, बड़ा एक्टर ने बात की है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे फिल्म स्टार के बारे में बताया। लास्ट टाइम रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर भी बात हुआ, AK हंगल है, मीरा कुमारी है, बहुत सारे फिल्म स्टार है, या नॉर्मल जैसा रेमंड के जैसे मैंने बात किया था, सिंगानिया है। तो वो लोगों का आज के डेट में रिटायरमेंट लाइफ बहुत वर्स्ट सिचुएशन में गया। तो हम सबको रिटायरमेंट हर एक का प्लानिंग करके देना है। तो फ्रेंड, उनको वही बताना है कि इनकम में से सेविंग आप पहले सर माइनस कर लीजिए, पहले सेविंग आप रखिए, बाद में जो बचेगा वो सब उसके ऊपर खर्चा कीजिए। तो ये सही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सूत्र उनको बताइए। सेकंड उनको बताइए, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड ये है कि रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। ओके, क्या जनरली क्या हो रहा है ना, लोगों को इंटरेस्ट के पीछे भागा जा रहा है कि सर म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न है, करेंसी मार्केट में ज़्यादा रिटर्न है, प्रॉपर्टीज में रिटर्न्स है, और बहुत जगह पे अदर्स इसमें रिटर्न्स मिल रहा है। लेकिन वो लोग सोच नहीं रही है कि उससे बढ़िया जो है वो है कैपिटल प्रोटेक्शन। आपको सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, बाद में रिटर्न की बात आती है। आज वो लोग ज़्यादा के चक्कर में, आपने देखा होगा न्यू मुंबई जैसी बैंक को प्रॉब्लम हुआ है, एक टोरेंस नाम की कंपनी थी दादर में, 3,000 करोड़ का घपला किया है, और भी बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट छोटे मोटे पॉन्जी स्कीम्स वाली कंपनीज है, वो 2 साल में 3 साल में डबल के चक्कर में कंपनी उनका पैसा भी लुटवा दिया है। आप देख रहे हो मार्केट पिछले 4 महीने से गिर रहा था, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप, आज सब लोगों को बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आज ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टेरिफ पॉलिसी लॉन्च किया, उसके ऊपर टैक्सेस लगाए अदर कंट्रीज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो वहां पे पूरा स्टॉक मार्केट गिर गया। उस दिन कम से कम सेंसेक्स 3,000 पॉइंट नीचे था। तो फ्रेंड्स, मार्केट हो या, आज मेन चीज़ है आपका कैपिटल प्रोटेक्शन करना। तो ऐसे ही एसेट क्लास में आप पहले डालिए कि आपका पहले कैपिटल प्रोटेक्शन होए। दूसरा चीज़ जैसे मैं बोल रहा था उसमें, तीसरा पॉइंट जो है, इट इज नॉट द इंटरेस्ट रेट बट इज अ कंपलसरी सेविंग हैबिट विच क्रिएट द वेल्थ। लोगों को लगता है कि बड़े मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट डाल, मेरा बहुत पैसा बन जाएगा। लोग करते नहीं है, लोग लॉन्ग टर्म रुकते नहीं है। तो कंपलसरी सेविंग हैबिट से ही आपका वेल्थ बढ़ेगा। तो ये कस्टमर को ये एक सूत्र जरूर बताइए सर। ओके, जब भी आप प्रेजेंटेशन, तो मोर इंटरेस्ट रेट के चक्कर में आपको लगता है कि मोर वेल्थ बनेगा, ऐसा नहीं है। कंपलसरी सेविंग, भले आपको 1-2% इधर उधर कम भी मिल गया, लेकिन आप कंपलसरी सेविंग करते हो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ही आप बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। अदरवाइज आपके पास कोई खर्चे के लिए या आपके रिटायरमेंट के लिए कोई पैसा बचेगा नहीं। फोर्थ नंबर का जो मैंने आपको सूत्र बता रहा हूँ, दिस इज मोर द इंटरेस्ट रेट मोर द रिस्क। आप देखते हो कि म्यूचुअल फंड में 40-50%, 30-12-15% बताते हैं, लेकिन स्टिल उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, आपका कैपिटल भी नहीं हो सकता है। आप देख रहे हो क्वांटम म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन है, अब बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स में भी स्कैम होता है। फंड मैनेजर इतना बड़ा बड़ा कंपनी से पैसा लेते हैं, बड़े बड़े उनके पास रोल्स रॉयल, अच्छे BMW ऑडी जैसे कार से, तो वो पब्लिक के पैसे पे ही है। तो मार्केट है, तो जितना लेस इंटरेस्ट आप देखते हो, जितना कम इंटरेस्ट होता है या मॉडरेट रिस्क होता है, वो सेफ्टी, उसकी सेफ्टी और गारंटी ज़्यादा होता है। तो कस्टमर को बताइए कि सर ज़्यादा के चक्कर में आप आपका पैसा भी गंवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, उनको सूत्र बताइए कि सर एवरी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी स्पेसिफिक पर्पज and goal. It should be emotionally attached to our certain goal which help us for compulsory saving for the goals. Okay, तो जब भी आप सेविंग करोगे एक पर्पस के साथ सेविंग करो सर। आपका रिटायरमेंट है, आपका बच्चों का हायर एजुकेशन है, आपके डॉटर मैरिज प्लानिंग है, या वेल्थ क्रिएट करना है, तो इसके रिगार्डिंग आप जब भी सेविंग पर्पस से करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म चलेगा, वो आपका पूरा टेन्योर तक चलेगा, पूरा पूरा साल तक, जितने साल के लिए आपका गोल है वो कंपलसरी उसमें चलेगा। तो फ्रेंड, ये चीज़ें, ये 5 चीज़ें आपको बताना है। पहली चीज़ जैसे मैंने बोला कि उनको बताइए कि सर पहले आप
कमाते हैं उसमें से सेविंग कीजिए, जो बचता है तो एक्सपेंस कीजिए। दूसरा है रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। तो आपको रिटर्न्स के चक्कर में आप आपका कैपिटल भी गंवा दोगे, तो पहले आप कैपिटल प्रोटेक्ट कीजिए, फिर आपको एक स्टैंडर्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है उसमें डालिए। ज्यादा के चक्कर में आप आपका पैसा भी गंवा सकते हो। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहेगा जिधर भी, उतना ही ज़्यादा रिस्क भी आपको रहेगा कि आपका पैसा भी कम हो सकता है या जा भी सकता है। और जितना कम इंटरेस्ट स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड जैसा आरबीआई हम बोल रहे हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के आसपास हमारा जो बैंक्स दे रही है, जो पोस्ट ऑफिस है, जो एलआईसी दे रही है, दैट इज द गारंटेड एंड कैपिटल प्रोटेक्टेड। ओके, थर्ड नंबर सूत्र आप उनको जरूर बताइए कि पर्पस गोल होना चाहिए, जिसका पर्पस से आप करोगे तो डेफिनेटली आपका वो इन्वेस्टमेंट चलेगा। तो फ्रेंड, ये 4 से 5 चीजें पॉइंट आपको क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में जाके आपको एक फाइनेंशियल पिरामिड उनको बताइए। देखो, डायरेक्टली कोई प्लान के ऊपर आप जाओगे ना तो क्या होगा कि आपको वो नहीं बोल देगा या रिजेक्ट कर देगा या उसको वो समझेगा नहीं। तो पहला बेसिक चीजें आप ये इसको जरूर बताइए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जाएंगे एक फाइनेंशियल पिरामिड के ऊपर। जब भी आप बोलते हो, जैसे आपने देखा होगा कि पिरामिड एक चीज है कि हम जब भी घर बनाते हैं तो उसका बेस पक्का होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कभी भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर रहा है तो उनको बोलिए कि सब जब भी घर बनता है तो उसका बेस एकदम, हम जैसे पाया पाया हा भक्कम पाहिजे, तेव्हाच त्याची बिल्डिंग, ती बिल्डिंग मोठी उभी राहील। आप जितना बड़ा बड़ा मुंबई में बिल्डिंग्स देख रहे हो, उसका जो बेसमेंट है वो बहुत उन्होंने डीप तक, उसको डीप तक गया हुआ है, तब जाके वो बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो वैसा ही फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग पिरामिड अगर आप समझा दोगे तो आपको बहुत सारा ऑब्जेक्शन आपका खत्म हो जाएगा। जैसा ऑब्जेक्शन है कि आप उनको बोलिए कि सर सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट, आपके इनकम को प्रोटेक्ट करना है। क्यों करना है? देखो, अगर आप इनकम को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, आज के डेट में लाइफ इंश्योरेंस एकमेव माध्यम है जो आपके इनकम को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे आप देख रहे हो कि आप उसको टर्म प्लान से या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसा किसी का मंथली इनकम 25,000 रुपया है, ओके, तो कम से कम उसने 200 टाइम्स, ओके, उसने मिनिमम इंश्योरेंस लेना चाहिए। मतलब जिसका 25,000 रुपया सैलरी है उसके पास कम से कम 50 लाख का पॉलिसी होना चाहिए। अभी कल भी मैं बहुत नए एजेंट को ट्रेनिंग दे रहा था, लोग बोलते हैं सर लोगों के पास बहुत इंश्योरेंस है, लेकिन 5-6 पॉलिसी होने के बाद भी 5 या 10 लाख का इंश्योरेंस है। वो 2-3 साल में जैसे ही कस्टमर को कुछ होता है तो उसके फैमिली 10-15 लाख उसका सिर्फ 2-3 साल ही पूरे उसको संभाल पाएगी। वो तुरंत 2-3 साल में खर्चा हो जाएगा एक्सपेंसेस में। तो कम से कम जितना मंथली इनकम है आप ये लिख के रखिए, पॉइंट नोट डाउन कीजिए। देखो क्या हो रहा है ना, हम पॉइंट नोट डाउन नहीं कर रहे। जैसे कल भी हमारा बीमा सखी का मीटिंग था इधर बीकेसी में, बहुत बहुत कम लोगों ने उसमें किया है, क्योंकि 2-3 लोगों ने किया, उन्होंने मुझे शेयर किया है। बाकी लोगों ने पॉइंट नोट डाउन करिए। आप जब भी है, आप जब भी उसको नोट डाउन करते हो तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आता है वो कंसेप्ट। और जब भी प्रेजेंटेशन दोगे तो आप हर बार मोबाइल से नहीं दिखा पाओगे, तो उसको एक नोट या डायरी में से उसको जब आप लिखोगे तो आप भी उसको समझा पाओगे। तो कम से कम 200-200 टाइम्स उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म प्लान होना चाहिए। तो 50 लाख का इंश्योरेंस, जैसा उसका 25 सैलरी है, जिसका 50 है तो उसको 1 लाख, ओके, और जिसका 1 लाख सैलरी उसको 2 करोड़ का मिनिमम इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरा चीज, एक बार टर्म होने के बाद उसके पास मेडिक्लेम पॉलिसी होना चाहिए। जल्दी एलआईसी मेडिक्लेम में आ रही है, हमने मणिपाल सिग्मा को टेक ओवर कर लिया है, तो आपको कोई दूसरी कंपनी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मणिपाल, हम खुद अभी मेडिक्लेम पॉलिसी दे सकते हैं, आपके पास जल्दी आने वाला है। तो मेडिक्लेम पॉलिसी होना चाहिए। आज देखा कोविड में बहुत लोगों को तकलीफ हुआ है। तीसरा है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। हमारे पॉलिसी में भी क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हम देते ही। हमारे प्लान में आपको पता है कि डिसेबिलिटी अगर होता है, वो अपंगत्व होता है, तो उसको प्रीमियम वे हो जाता है, उसको मंथली हम पैसा भी देते हैं, और उसको जो मैच्योरिटी बोला गया था वो मैच्योरिटी भी उसको मिलेगा, या इन बिटवीन अगर उसको डेथ होता है तो डेथ बेनिफिट भी देंगे। तो फ्रेंड, हमारे पॉलिसी में डिसेबिलिटी भी है। और हेल्थ एंड इलनेस इंश्योरेंस, जैसे कर बोलते हैं हम, कैंसर कवर है या जीवन आरोग्य जैसे हमारे पास प्लान था। आज के डेट में नए प्लान अभी मेडिक्लेम में आने वाले हैं, तो दोनों प्लान को इसलिए रिलॉन्च नहीं किया क्योंकि हम मेडिक्लेम इसमें आ रहे हैं, ओके। तो ये चीज आप जरूर उसमें बताइए। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि रेगुलर, ये आपका होने के बाद फिर सर आप सोचिए कि सर आपका कैपिटल प्रोटेक्शन रिलेटेड जो सेविंग इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका पैसा सिक्योर्ड होता है, इंटरेस्ट भी मिलता है लेकिन आपका कैपिटल सिक्योर्ड, जैसा बैंक एफडीज है, बैंक्स में भी आप देखते हो तो 5 ही लाख तक है, 5 ही लाख तक ही आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ही आपका पैसा सेफ रहेगा। अदरवाइज उसके ऊपर वाला 5 लाख का ही गारंटी है उसमें,
ओके। तो बैंक सेफ्टी 5 लाख तक की उसमें लिक्विडिटी है, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें 15 साल तक लोग लॉन्ग टर्म सेविंग करते हैं और 5-5 साल से वो बढ़ा भी सकते हैं। तीसरा है पोस्ट ऑफिस स्कीम है हमारे पास, जो कि 5 साल 7 साल 10 साल तक पोस्ट ऑफिस स्कीम से चलते हैं, जिसमें कैपिटल प्रोटेक्शन है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये डिपार्टमेंट, तो उसमें कैपिटल और उसको हमें इंटरेस्ट भी आता है। और तीसरा है LIC के सेविंग्स प्लान, जैसे हमारे पास एंडोमेंट प्लान है, मनी बैक प्लान है, चिल्ड्रंस प्लान है, वो बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए या पेंशन के लिए हम लॉन्ग टर्म के लिए उनको ज़रूर उसमें देते हैं। तो एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा उनका, हम एक रेगुलर सेविंग कर सकते हैं। तो ये ज़रूर बताइए कि आपका पहला एक बार प्रोटेक्शन हो गया, फिर आप गारंटेड जो आपके गोल्स है, बच्चों का हायर एजुकेशन, उनका मैरिज करना और पेंशन की प्लानिंग करना, इसके लिए आपको LIC प्लान में से कर सकते हो। तीसरा है ऑप्शन, तीसरा जो फाइनेंशियल पिरामिड है वो ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद में आपका एक बार गारंटेड आपके गोल्स हो गए, तो उसके बाद में फिर आप म्यूचुअल फंड है, कंपनी बॉन्ड्स है, स्टॉक्स है, शेयर्स है, या हमारे यूलिप प्लान्स भी है, उसमें से आप शॉर्ट टर्म उनको गोल करवा के दे सकते हो। जैसे हमारे पास इंडेक्स प्लस है, निवेश प्लस है, तो फिर आप उनको उनको बोले से आप SIP में भी जा सकते हो। आप आपको 5-10 हज़ार का SIP करना है, तो आप 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार का SIP करना है तो 5 हज़ार म्यूचुअल फंड में कीजिए, 5 हज़ार हमारे पास इंडेक्स जैसा SIP जैसा प्लान है, आप उसमें भी जा सकते हो। तो ये भी आप उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में उसमें बता सकते हो। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन। फिर इतना होने के बाद आपके पास और कुछ अच्छा पैसा बचता है, तो फिर आप हाई रिस्क एसेट क्लास में जाइए, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन है, कमोडिटीज है, फॉरेस्ट ट्रेडिंग है, और रियल इस्टेट है। रियल इस्टेट भी हमने स्पेकुलेशन बोला कि रियल इस्टेट में बहुत बड़ा पैसा लगता है, वो इतना जल्दी हम प्रॉपर्टी को खरीद या बेच नहीं सकते हैं। आज जो नौकरी वाला पेशा वाला बंदा है, उसके इसके लिए घर होता है कि उसको बैंक से इजीली लोन मिल जाता है। अदरवाइज आप कैश पूरा पैसे से 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ का घर कैश में नहीं ले सकते हो। तो ये भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसमें भी बहुत रिस्क होता है, लेकिन आपको पैसा भी बहुत ज़्यादा उसमें लगता है। तो इसमें भी आप बाद में जा सकते हो। नेक्स्ट उनको बताइए कि सर आप आगे बढ़ सकते हो, वो है जैसे आप बोला कि कस्टमर को वही बोलिए कि सर अगर आपके पास 10 हज़ार रुपया है, तो आप 100-200 रुपया लॉस हो गया तो भी चल जाएगा, ऐसा अगर आपका सोच है, तो ही आप म्यूचुअल फंड, अपने स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटीज में जाइए। तो 100-200 लॉस भी हो गया, खत्म, गुम भी गया, तो कोई गम पछतावा नहीं रहेगा। तो अगर आपका ऐसा माइंडसेट से जाओगे तो ही आप उसमें कुछ कर सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप देख रहे हो पिछले कितने 2-3 दिन से आप न्यूज़पेपर में इतना के लॉस हुआ है, इतना लोगों का, कुछ लोगों ने सुसाइड किया है, लोगों का पूरा, लोगों के हाईएस्ट रेट के चक्कर में कैपिटल भी नहीं मिल रहा है, लोगों ने ब्रोकर के ऊपर केस किया है, बहुत सारा चीज़ें हो रहा है। तो ये ज़रूर। और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमको एक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एक स्टेट क्रिएट करना है, एक बड़ा 1 करोड़ 2 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास होना चाहिए। ये आप इससे ज़रूर कर सकते हो।